तो मैथमेटिक्स की आपके पास अच्छी जानकारी हो गई है जो भौतिक विज्ञान में प्रयोग किया जाएगा। आज का टॉपिक रहेगा विस्थापन। पहला टॉपिक पढ़ेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा बनती है। इसकी परिभाषा क्या है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की छोटी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। या सीधे सीधे शब्दों में आप इसे सरल और कर सकते हो कि किसी पिंड की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच का अंतर ही विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो विस्थापन क्या है? किसी पिंड या वस्तु या कण की प्रारंभिक अवस्था तथा अंतिम अवस्था के बीच का अंतर, किसी कण की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच का अंतर जो होता है उसी को क्या कहते हैं? हम विस्थापन कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, विस्थापन सदिश है कि अदिश? तो विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है भाई? सदिश राशि है। विस्थापन में दिशा होती है। तीसरी बात, विस्थापन का मात्रक क्या लिखोगे? अब अगर यमकीय सिस्टम में है तो इसका मात्रक मीटर लिखेंगे, सीजीएस में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और बड़े मात्रक है तो किलोमीटर भी लिखा जा सकता है। ऐसे और भी मात्रक हो सकते हैं। तो जितने मात्रक दूरी के होते हैं वो सभी मात्रक किसके बनते हैं? विस्थापन के बनते हैं। तीसरा, इसके कुछ उदाहरण हमें समझने चाहिए, एग्जाम्पल, यही मेन है। विस्थापन क्लियर है, किसी पिंड वस्तु या कण की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच का जो अंतर है उसी को हम कहते हैं विस्थापन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, इसका मात्रक क्या लिखोगे? मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, मात्रकों की जो पद्धति है उसके अनुसार लिखेंगे। जानकारी स्पष्ट है? अब इसमें से कुछ उदाहरण है, उनके द्वारा हम समझ पाएंगे अच्छे से कि कैसे कैसे विस्थापन को ज्ञात करते हैं। तो पहला मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लीनियर पोजीशनिंग का। ठीक है, ध्यान देना। कौन सी पोजीशनिंग? लीनियर पोजीशनिंग, रेखीय स्थिति का। तो रेखीय में मान लो कि ये किसी व्यक्ति का घर है, ये किसी व्यक्ति का घर है। जैसे कि ये किसका घर है? घर पे क्या बन गया? आदमी की पेड़ है, पेड़ है ऐसे कोई। ठीक है, ये घर है। यहाँ से कोई चलता है या चलती है, दोनों हो सकते हैं। बस ऐसे चुटैया बना दो, चलती है, और वैसे रखो तो चलता है। तो ये चलती है अपने घर से, ठीक है, और यहाँ से ये जाके स्कूल पहुँच रही है, विद्यालय है ये। विद्यालय प्रांगण बड़ा होना चाहिए तो हमने अच्छा बनाया ऐसे। ये मान लो विद्यालय है। ये अपने घर को हम मान लेते हैं, इसका घर है बिंदु ए और इसका विद्यालय है बिंदु बी। तो यहाँ से लड़की चली कहाँ? ए से चली पहले बी को, तो ए से गई बी, और फिर बी से लौटी और आ गई बिंदु सी, और यहीं पे ये चुपचाप बैठ के क्या कर रही है? कंचा खेल रही है। यहाँ पे स्टॉप। तो या इसकी प्रारंभिक अवस्था हुई, घर से चली है, इस विद्यालय गई, विद्यालय से लौट कर यहाँ पर आके रुकी हुई है, तो ये इसकी क्या है? अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था मतलब मरणासन अवस्था नहीं है कि शमशान घाट पहुँच गई। अंतिम अवस्था का मतलब है कि यहाँ आके रुक गई है ये। ठीक है, आने अंतिम अवस्था का मतलब कुछ और ही समझ लो। हाँ, मरना ही समझ लो। मान लो
कि ए से बी तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? वैसे भारत सरकार के अनुसार विद्यालय 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए 10 किलोमीटर लेते हैं। ये लड़की बी से सी तक लौट कर आई है और ये डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। अगर हम आपसे पूछें कि इस लड़की का विस्थापन कितना है, कितना उत्तर देंगे आप? 4 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक ये, अंतिम ये, इसके बीच का जो अंतराल है यही तो विस्थापन है। तो गई है 10 किलोमीटर, आई 6 किलोमीटर, तो बचा कितना? 4 किलोमीटर। तो विस्थापन 10 - 6 बराबर 4 किलोमीटर। अब चूँकि विस्थापन सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी होनी चाहिए ना। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस दिशा में गई। तो मान लो ये किस दिशा में गई है? पूरब दिशा में गई है। जब लौटेगी तो दिशा क्या होगी? पश्चिम दिशा होगी। ये पश्चिम दिशा है ना, तो इसका विस्थापन इसके घर से किस दिशा में है? पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट। तो चूँकि विस्थापन सदिश राशि है इसलिए दिशा भी इसमें होनी चाहिए। क्या आपको ये विस्थापन समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं वृत्तीय गति का। ये मान लो एक सर्किल है जिसकी रेडियस है स्मॉल r, यानी त्रिज्या स्मॉल r है, और कोई कण यहाँ से गति प्रारंभ करता है, तो ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है। और यहाँ से ये चलते हुए पूरा एक चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है? तो अगर ये एक चक्कर पूर्ण करता है तो एक चक्कर का विस्थापन कितना होगा? एक चक्कर का विस्थापन क्या होगा भाई? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ से चला था पूरा गोल गोल घूम के फिर वहीं आएगा, तभी तो एक चक्कर माना जाएगा। तो इसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था दोनों एक ही बिंदु पे तो है, इसलिए विस्थापन क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों एक ही अवस्था है। तो अवस्था में भेद नहीं है, इसलिए विस्थापन क्या है? 0 है। बात स्पष्ट है? अगर ये 10 चक्कर लगा ले तो विस्थापन कितना होगा जी? 10 चक्कर लगा ले तो विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि फिर वहीं आना है इसको लौट के। 100 चक्कर लगा ले, विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। बात समझ में आ रही है? परंतु अगर यही आदमी जो पूरा चक्कर लगा रहा था वो आधा चक्कर लगाए, मान लो ए से चला और बी पे रुक गया, तो ए से स्टार्ट किया गति करना और बी पे स्टॉप ले लिया, तो ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है और ये इसकी अंतिम अवस्था है। अब हम आपसे पूछे कि विस्थापन कितना है, क्या उत्तर देंगे? विस्थापन कितना है? 2r है। यू आर राइट। क्यों? स्थितियों के बीच का सबसे छोटा अंतर लेना है ना। चला तो इस रास्ते पर है, ए से सी, फिर सी से होके बी आया है, लेकिन ये विस्थापन का काम नहीं करेगा। विस्थापन हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, लघुत्तम पथ होता है। तो ये प्रारंभिक अवस्था, ये अंतिम अवस्था, दोनों के बीच का गैप क्या है? r मिला के 2r का है। क्या आप इसे समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि हम समझा रहे हैं। एक और स्थिति वृत्त में देखते हैं। मान लो ये 1/4 साइकिल चले यहाँ तक, ए से स्टार्ट किया और बी पे रुक गया, तो ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है और ये अंतिम अवस्था है। ये वृत्त का केंद्र है और ये दूरी r है और ये भी त्रिज्या r ही होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ विस्थापन बताओ ए से बी के लिए। ए से बी चाप के लिए विस्थापन बताइए। क्या होगा? πr/2। ये विस्थापन है। सोच के बताओ, सोच के बताओ अच्छे से।
बहुत ईजी है। आपको परिभाषा पता है ना? परिभाषा क्या है? बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही तो हम विस्थापन कहते हैं। 2r²? नहीं, ऐसा कैसे होगा? देखो यहाँ पर जो विस्थापन है वो आप ध्यान नहीं दे, जैसे यहाँ देखो स्ट्रेट न्यूनतम दूरी लिया गया ना, यहाँ भी तो न्यूनतम दूरी लिए हो, तो यहाँ भी तो न्यूनतम दूरी ही लेंगे ना, तो न्यूनतम दूरी ऐसे खींचना पड़ेगा ना, यही तो न्यूनतम दूरी है, वो निकालो आप डिस्टेंस। तो ये कैसे मिलेगा? ये समकोण त्रिभुज है, ये लंब और ये आधार है, तो ये कर्ण नहीं हुआ, तो कर्ण कैसे लिखोगे? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी r² प्लस r² अर्थात 2r², और r² का वर्गमूल तो r हो जाएगा, लेकिन करड़े में 2 बचेगा, तो इसका विस्थापन क्या होगा? √2r। बात समझ पाए? तो ये हो गई वृत्तीय गति, रेखीय वृत्तीय। जानकारी स्पष्ट है? इसके बाद और कौन सी स्थिति आपको हम बता दें विस्थापन की? मुझे लगता है अब इतने में आप विस्थापन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, मेन प्रॉब्लम सर्किल में होता है। आप विस्थापन के और भी कुछ उदाहरण देते हैं, लेकिन पहले इतना आप नोट कर लो, फिर उसके बाद राजू अपने घर से पूर्व दिशा में अपने घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ज्ञात कीजिए राजू का विस्थापन क्या है, कितना है? राजू का विस्थापन कितना है, ये प्रश्न है। ठीक है, ये डायरेक्शन टेस्ट में आता है। जब एसएससी की तैयारी करोगे ना, तो वहाँ ये क्वेश्चन आता है। एसएससी रेलवे बैंक में आता है, लेकिन है यहीं का टॉपिक ही है। क्या प्रश्न है कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, यानी पूरब है, ये वेस्ट है, पश्चिम है, ये नॉर्थ है, उत्तर है, और ये साउथ हुआ, दक्षिण। राजू नाम का कोई व्यक्ति है और यहाँ से वो चलना शुरू करता है, डंडा लेके चलता है। चलो डंडा लेके चलता हूँ। ये चलता है सबसे पहले पूरब दिशा में, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर, यानी बिंदु ओ से स्टार्ट किया और 5 किलोमीटर बिंदु ए तक आया। फिर यहाँ से किस दिशा में जा रहा है? यहाँ से आने के बाद 5 किलोमीटर पूरब में चलने के बाद फिर वो उत्तर दिशा में जा रहा है। ऊपर नहीं, उत्तर है। ये बोलोगे ऊपर जा रहा है तो गया कहाँ से है? किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। कितना किलोमीटर चलता है? 12 किलोमीटर। तो उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चल रहा, लग रहा है हिमालय पर जा रहा है दर्शन चाइना के लिए युद्ध करने। फिलहाल गया 12 किलोमीटर। फिर इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया कि राजू का विस्थापन क्या है। तो आप बताओ राजू का विस्थापन क्या है भाई? आप सोच के बताओ। राजू का विस्थापन वास्तव में यही तो सीधी रेखा है, यानी ओ से बी तक का डिस्टेंस ही तो राजू का विस्थापन है। और ये तो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दिख रहा है। और कर्ण क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, जोड़ेंगे 169, और 169 का वर्गमूल 13 किलोमीटर। तो राजू का विस्थापन कितना है? लेकिन मैंने कहा ना कि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश।
अगर सदिश है तो राजू की दिशा भी बताओ ना। ऐसा थोड़ी ना है कि राजू घर से गया 13 किलोमीटर दूर जाके खो गया, कहाँ है किस दिशा में, ये भी तो पता होना चाहिए। तो राजू किस दिशा में है, राजू इस दिशा में है। कौन सी दिशा है ये, पूरब और उत्तर के बीच में, इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो विस्थापन सदिश है तो उसमें दिशा भी तो लिखनी पड़ेगी। तो राजू किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और अगर इसे आप ऐसे नॉर्थ ईस्ट लिख दोगे तो ज़्यादा सटीक नहीं है, ज़्यादा सटीक नहीं है। इसके लिए दिशा एक्चुअल में ये कोण निकाला जाता है, मैथमेटिक्स में समझ लो आप, ये कोण ही दिशा को व्यक्त करती है। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा tan थीटा, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे ये 12/5 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 12/5। ये देखो त्रिकोणमिति में जाओगे तो ये मान अमान्य हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स में मान्य है क्योंकि डायरेक्शन यही है, इसके लिए नोट कर लीजिए। तो ऐसे बता सकते हैं दिशा। तो ये एक स्थिति हो गई कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जाए, दाएं बाएं मुड़े, फिर घूम घाम के फिर वापस वहीं आ जाए। तो ऐसे में भी विस्थापन हम ज्ञात कर सकते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, विस्थापन सदिश। और ये विस्थापन सदिश क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा हल करते हैं। थोड़ा सा क्या, पूरा हल करेंगे। विस्थापन सदिश क्या होता है भाई, इसे समझते हैं। देखो, हमें दिशा निर्धारित करने के लिए रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ेगा। क्या लेना होगा, रेफरेंस फ्रेम। निर्देश तंत्र तो लेना ही होगा ना, क्योंकि जैसे पृथ्वी पर सड़क पे कोई चल रहा है तो उसका निर्देश तंत्र तो कोई मकान हो सकता है, कोई बस हो सकता है, कोई कार हो सकती है, कोई रेलवे स्टेशन हो सकता है। लेकिन वाइट बोर्ड पे तो रेलवे स्टेशन नहीं ना है, तो यहाँ पे तो निर्देश तंत्र बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे निर्देश तंत्र का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशांक ज्यामिति का जो आप पढ़ते हो कार्तीय घटक एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यही किसका काम करता है, रेफरेंस फ्रेम का काम करेगा। हम मान लेते हैं एक कण यहाँ पे है बिंदु ए पर, और यहाँ से ये भाग के चला गया कहाँ, अच्छा ऐसे ले चलें, ऐसे बिंदु ए से गया कहाँ को, बी को। रेफरेंस फ्रेम में दो बिंदु है, एक ये है और एक बी है। कोई कण बिंदु ए से गति करते हुए कहाँ गया, बिंदु बी तक। अगर मैं आपसे पूछा हूँ विस्थापन क्या है इसका, तो क्या बोलोगे, विस्थापन। तो वास्तव में इसका विस्थापन हुआ है ए से बी तक का ना, वेक्टर ए बी ही तो है। इसी को बोलते हैं विस्थापन सदिश। इसे क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहते हैं, क्योंकि इसे सदिश रूप में निरूपित किया जाता है। अब सदिश रूप में निरूपित करने के लिए इसमें ए और बी दोनों क्या है, ये इसकी स्थिति है। पहले स्थिति है ए और दूसरी स्थिति है बी। और स्थिति को व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, स्थिति को व्यक्त करने के लिए मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश खींचा जाता है। तो ये बी का स्थित सदिश है वेक्टर ओ बी। ऐसे ए का भी स्थित सदिश खींचेंगे वेक्टर ओ ए। तो ये जो आप ओ ए ओ बी देख रहे हो, ये ओ ए ओ बी कौन से वेक्टर है भाई, स्थित सदिश है। इन्हें कहते हैं पोजीशन वेक्टर। कौन से वेक्टर है ये, पोजीशन वेक्टर है, स्थित सदिश है। ठीक है। अब हम अगर इस विस्थापन सदिश ए बी को ज्ञात करना चाहते हैं तो हम इसमें लगाएंगे त्रिभुज विधि। कौन सी विधि, त्रिभुज विधि। ध्यान देना, त्रिभुज विधि क्या कहती है कि एक किसी बिंदु से शुरू करो तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दैट इज ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। ओ ए प्लस ए बी बराबर होना चाहिए ओ बी। यही त्रिभुज विधि का नियम है। ओ ए प्लस ए बी बराबर होना चाहिए ओ बी। तो यहाँ से ए बी क्या आएगा, वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, यही तो आएगा। तो देखो जो विस्थापन सदिश आप लिख रहे हो ए बी,
वो विस्थापन सदिश वास्तव में अंतिम स्थिति के पोजीशन वेक्टर से प्रारंभिक स्थिति के पोजीशन वेक्टर को क्या किया गया है, घटाया ही तो गया है। तो वास्तव में विस्थापन क्या है, स्थितियों का अंतर है। ये स्थिति ए थी, ये स्थिति बी है, दोनों स्थिति का अंतर ही तो है। इसी को कहते हैं हम विस्थापन सदिश। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है? नोट किया जाए, ये विस्थापन सदिश के हम आगे आपको चल के द्विविमीय गति में x घटक और y घटक बताएंगे, i कैप j कैप कैसे यूज करते हैं वो बताएंगे। बट अभी सरल रेखीय गति में सिर्फ इतना ही, इसे आप नोट कर लीजिए। विस्थापन समय वक्र, विस्थापन समय वक्र। जो ये विस्थापन समय वक्र है, इसमें कई परिस्थितियां हैं, उन्हीं को डिस्कस करना है। पहली स्थिति ऐसी है, देखो ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट यस मान लेते विस्थापन है। हमने ऐसे एक वक्र खींचा सीधा, जहाँ भी स्ट्रेट मिल जाए, सरल रेखा सीधी रेखा मिले, वहाँ कौन सी गति होगी, यूनिफॉर्म, यानी एक समान गति। तो ये स्थिति किसको व्यक्त कर रही है भाई, एक समान गति को, क्योंकि यहाँ पे यस जो है वो प्रोपोर्शनल टू टी है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्थापन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो जैसे मान लो टाइम t1 था तो विस्थापन क्या था, s1। यहाँ पे टाइम क्या है, t2, तो विस्थापन हो गया s2। बात समझ में आ रही है? हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर ले तो ये एक छोटा सा त्रिभुज दिख गया, मान लो ABC है, दिख रहा है ना त्रिभुज। ये कोण थीटा मान लेते हैं क्योंकि ये कोण क्या है, थीटा है। तो इस छोटे से त्रिभुज में आप देखो, हम AB दूरी को लिखना चाहे तो AB को क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 ही तो होगा। जो BC डिस्टेंस है वो क्या होगा, S2 माइनस S1। अगर हम tan थीटा ज्ञात करें, प्रवणता, क्या इसे बोलते हैं, प्रवणता, तो प्रवणता क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी BC बटा AB। ये जो प्रवणता है, इसके लिए BC का मान क्या लिखोगे, S2 माइनस S1, और बटे AB का मान क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। तो ये अंश में क्या लिखा है, विस्थापन, हर में क्या लिखा है, समय अंतराल। और जहाँ विस्थापन बटे समय अंतराल हो उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, वेग। क्या कहते हैं, वेग। तो ये है डेल्टा S बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से याद रखिएगा कि विस्थापन समय वक्र की जो प्रवणता है उससे क्या मिलता है, वेग मिलता है। और स्ट्रेट लाइन होगा तो वो कौन सी गति को व्यक्त करेगा, एक समान गति को व्यक्त करेगा। जानकारी स्पष्ट। दूसरा केस, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर ग्राफ ऐसे बन रहा हो तो ये कौन सी गति व्यक्त कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, असमान गति। अलग अलग समय के लिए विस्थापन की मात्रा अलग अलग है। तो ये कौन सी गति को व्यक्त कर रहा है भाई, नॉन यूनिफॉर्म, यानी असमान गति। ठीक है। तीसरा, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कोई ग्राफ ऐसे खींचे तो ऐसे, तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, संभव है क्या? आप जानते ही नहीं इसलिए कैसे बोलोगे हाँ या नहीं। ये ग्राफ संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं संभव है, कारण क्या है? कारण ये है कि ये मूल बिंदु है 0, यहाँ पे टाइम t बराबर क्या है 0, और जैसे जैसे आगे जाएंगे समय क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसके अपोजिट आने पे टाइम हो जाएगा निगेटिव, और आप जानते हो कि समय कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता।
नेवर पॉसिबल। समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, समय शून्य हो सकता है वो भी तब जब ऑब्जर्वेशन टाइम लिया जाए। समय कभी पीछे नहीं जाता, समय सदैव क्या होता है, आगे ही बढ़ता है। प्रति सेकंड ज़िंदगी हमारी क्या हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है, ये रिवर्स नहीं होता है। ये मोबाइल का वीडियो नहीं है कि इसको आगे और पीछे कर लो आप, ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो अगर यहाँ पर आपने ग्राफ खींचा है तो ये समय की ऋणात्मक दशा को व्यक्त करता है ना, तो समय ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, तो फिर ये ग्राफ भी संभव नहीं है। इसीलिए जितने भी इस वक्र खींचे जाएंगे वो हमेशा इस टी और यस के इस पहले चतुर्थांश में ही खींचे जाएंगे। आपने 9th में पढ़ा होगा, ग्राफ खींचा गया होगा, कोई भी ग्राफ इधर से नहीं मिला होगा आपको। क्यों? समय की एक्सिस के लिए इधर आना ऋणात्मक हो जाता है समय का, और समय कभी ऋणात्मक होता नहीं है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, चौथा। ऐसे खींच दे तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? क्या ये ग्राफ जो मैंने खींचा ये संभव है? नहीं संभव है। अब आप जानते नहीं लेकिन फिर भी बोल दिए नहीं संभव है। फिलहाल समझो ये ग्राफ संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? एक ही अक्ष पर है से नहीं मतलब है। मतलब ये है कि यहाँ मान लो टाइम t बराबर 5 सेकेंड था, तो 5 सेकेंड पे इसका विस्थापन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा है ना, लेकिन क्या समय बदल रहा है? क्या समय बदल रहा है? तो ये विस्थापन होता रहेगा और समय नहीं लगेगा। क्या ऐसा संभव है कि समय स्थिर हो और विस्थापन होता रहे? ऐसा क्या पॉसिबल है? संभव ही नहीं है। ये ग्राफ शो करता है कि टाइम क्या है, कांस्टेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। टाइम कांस्टेंट भी नहीं होता है, टाइम तो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, स्थिर नहीं होता है। यानी आप ऐसे कहो कि ये रुका हुआ समय बता रहा है, पर ऐसा तो होता नहीं है ना। टाइम कभी रुक सकता है क्या? नहीं, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। पांचवा, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में ऐसे अगर हमने खींच दिया तो ये ग्राफ टाइम के समांतर है, तो ये स्थिति संभव है कि नहीं? देखो जैसे जैसे आप इस ग्राफ पर आगे चलेंगे उस ग्राफ के अनुसार समय भी तो आगे चलेगा, तो समय तो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब हम इस ग्राफ पर ऊपर या नीचे चलते तो ऊपर जाने पे विस्थापन घटता, और डाउनवर्ड होते तो विस्थापन घटता, ऊपर जाने पे विस्थापन बढ़ता, और यहाँ भी विस्थापन क्या होगा, घटेगा। लेकिन ना हम इस ग्राफ पे ऊपर की ओर जा रहे हैं, ना ही ग्राफ पे नीचे की ओर ये रेखा आ रही है। रेखा तो यक्ष अक्ष के क्या है, समांतर। यक्ष का मतलब टाइम एक्सिस के समांतर है, तो समय अक्ष के समांतर हमने रेखा खींच दिया। इससे जो विस्थापन है वो क्या हो गया, स्थिर हो गया। लेकिन समय लगातार बदलता जा रहा है। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? पॉसिबल है। आप अपने घर से यहाँ आके बैठे हो, 1 घंटे 1.5 घंटे बीत गए, आपका कोई विस्थापन हुआ? टाइम तो बढ़ रहा है ना, पर क्या विस्थापन हुआ? नहीं हुआ। अभी यहाँ क्लास से निकलोगे तो विस्थापन शुरू हो जाएगा। तो ये ग्राफ क्या है, पॉसिबल है, ऐसा संभव है, खींचा जा सकता है। बात समझ पाए हो कि नहीं? तो ये है ग्राफ के कुछ परिस्थितियाँ, इन्हें आप बना लो, और भी चर्चा करेंगे, इतना आप बना लीजिए। अच्छा, एक और बना ही देते, तभी बनाओ। 6वां स्थिति, ऐसे ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, और कोई ग्राफ ऐसे खींचा गया, ऐसे। तो ये ग्राफ अगर ऐसे खींचा गया है तो इसका क्या मतलब है? इस प्रकार के ग्राफ खींचने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले जब टाइम t बराबर 0 था तब इसका विस्थापन मैक्सिमम था, यहाँ था। फिर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इसका विस्थापन लगातार घट रहा है। देखो नीचे आ रहा है कि नहीं ग्राफ? तो पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा,
अब जैसे जैसे आप आगे चलोगे एकदम अंत में आके यहाँ मूल बिंदु पर पहुँच जाएगा, यानी यहाँ पर इसका विस्थापन क्या हो गया, 0, जब टाइम क्या है, मैक्सिमम है। तो आप देखो तो ये ग्राफ ऐसी स्थिति को दर्शा रहा है कि पिंड का विस्थापन लगातार घट रहा है, यानी विस्थापन घट रहा है। बहुत प्रायोगिक भाषा आपको लिखा रहे हैं, व्यवहारिक भाषा, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहे हैं जिससे आप समझ जाओ। तो विस्थापन क्या हो रहा है, यहाँ घट रहा है, नहीं कम हो रहा है लगातार। इसको आप उदाहरण से समझना चाहो तो ऐसे समझो कि जैसे जब आप अपने घर से या कोचिंग तक आए थे तो आपका घर स्टार्ट किए चलना, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर कोचिंग है, तो आपके पूरा विस्थापन कितने किलोमीटर का हुआ, 5 का हुआ ना। तो जब आप घर से इधर आ रहे थे, जब घर से आप कोचिंग की तरफ आ रहे थे, तो आपका विस्थापन समय के अनुसार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था ना। जैसे जैसे समय बढ़ गया आपका विस्थापन भी क्या हुआ, बढ़ गया। तो आप 5 किलोमीटर तक विस्थापित होकर यहाँ आ गए। अब यहाँ से लौट के जब घर जाओगे तब विस्थापन घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो ये वही स्थिति को दर्शा रहा है कि ये वापस अपने पूर्वावस्था में जा रहा है पिंड, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी हम आ गए, फिर लौट के यहीं आ गए, तो ये लौटने की स्थिति है और ये आगे जाने की स्थिति है। क्या ये ग्राफ समझ में आया आपको? यहाँ पर वेग निकालोगे तो वेग क्या होगा, ऋणात्मक मिलेगा। वेग क्या मिलेगा आपको, ऋणात्मक। और यहाँ पर जो ये वेग मिला है आपको, ये क्या मिलेगा, धनात्मक। जैसे यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो वेग क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन बढ़ रहा है और यहाँ विस्थापन घट रहा है, इसलिए वेग क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। ये है 7 स्थितियाँ, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर और चर्चा करेंगे।